Audio Jungle। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। सुरक्षित रहें और 3 आसान से उपायों का पालन करें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी। सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। कोविड महामारी के बीच देश में चिकित्सा ग्रेड की ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक की है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच तालमेल सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। बैठक में उन 12 राज्यों की स्थिति पर विशेष चर्चा की गई जहां पर कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या सबसे अधिक है। प्रधानमंत्री ने इन 12 राज्यों में अगले 15 दिन में ऑक्सीजन के अनुमानित इस्तेमाल और आपूर्ति संबंधी स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। प्रधानमंत्री को इन सभी राज्यों में जिलावार ऑक्सीजन की आपूर्ति की स्थिति से अवगत कराया गया। कोरोना ग्रस्त मरीजों के इलाज के दौरान किसी तरह की अड़चन नहीं आए और अस्पतालों में ऑक्सीजन की किसी तरह की कमी नहीं हो। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों की तरफ से प्रधानमंत्री को बढ़ती मांग पूरी करने के लिए चिकित्सकीय ऑक्सीजन की उत्पादन क्षमता के बारे में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री ने हर संयंत्र की क्षमता के अनुसार ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ाने का सुझाव दिया। समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि ऑक्सीजन ले जाने वाले टैंकरों का पूरे देश में निर्बाध आवागमन सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को चिकित्सा ग्रेड की ऑक्सीजन के आयात के लिए किए जा रहे प्रयासों से अवगत भी कराया। अधिकारियों ने बताया कि राज्यों और ट्रांसपोर्टरों से ये कहा गया है कि टैंकर 24 घंटे चलाए जाने चाहिए, जिससे कि समय पर हर जगह ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। ये भी ध्यान में रखने को कहा गया है कि ड्राइवरों से शिफ्ट में काम कराया जाए, जिससे उन पर बोझ ना पड़े। सिलेंडर फिलिंग प्लांट में भी जरूरी एहतियात उपायों के साथ दिन रात काम होना चाहिए। सरकार औद्योगिक सिलेंडरों का मेडिकल ऑक्सीजन के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति भी दे रही है और इसी तरह नाइट्रोजन टैंकरों को भी ऑक्सीजन टैंकरों में बदला जा रहा है, जिससे ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके। सबसे ज्यादा सक्रिय मामलों वाले 12 राज्यों में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग लगातार बढ़ रही है। इनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान शामिल है। बैठक में स्वास्थ्य, सड़क परिवहन और इस्पात और अन्य मंत्रालयों के अधिकारियों ने भी सुझाव दिए। हमने भी, हमारे मंत्रालय ने भी और जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है उसमें हमारे जो सहयोगी मंत्री हैं मंडाविया जी, उन्होंने भी एक तरफ तो उन सब कंपनियों के साथ मीटिंग की है बहुत विस्तार से जो रेमडेसिविर का प्रोडक्शन करती हैं, उनको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ को एनहेंस करने के लिए कहा गया है और उन्होंने उस दिशा में बहुत तेज़ी से काम शुरू किया है। दूसरी तरफ भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर के माध्यम से सारे देश के स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स को सख्त इंस्ट्रक्शन की गई है कि रेमडेसिविर के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई अगर होर्डिंग कर रहा है या कोई भी ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, काला बाजारी कर रहा है, पेशेंट को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो उसके खिलाफ जितनी भी सख्त से सख्त सजा है वो उसको दे। और इससे पहले आवश्यक चिकित्सा उपकरणों और ऑक्सीजन की उपलब्धता की समीक्षा करने के लिए कल अधिकार प्राप्त समूह 2 की बैठक हुई। सरकार ने यह फैसला किया है कि पीएम केयर्स फंड के तहत 100 नए अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। इसके अलावा मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन का इंपोर्ट करेगी। इसके लिए EG2 ने एक टेंडर जारी करने का निर्णय लिया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय बेहद सक्रिय है और इससे निपटने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। हालात की समीक्षा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कल राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। और इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज दिल्ली में एम्स का दौरा किया। उन्होंने संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और हालात की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्री ने वहां के ट्रॉमा सेंटर का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के संक्रमण की रफ्तार पहले से ज्यादा है, लेकिन 2021 में डॉक्टरों के पास भी इससे निपटने के लिए पहले से ज्यादा अनुभव है। इस समय हालात कठिन हैं, लेकिन किसी भी हालात में धैर्य खोने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई के लिए बेहतर तैयारी है और व्यवस्था में और सुधार किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया है कि एंटी वायरल ड्रग
रेमडेसिविर की मांग को देखते हुए इसके उत्पादन और बढ़ाने के लिए कंपनियों के साथ बैठक की गई है। साथ ही रेमडेसिविर की कालाबाजारी को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया है कि शनिवार को कई राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की जाएगी और सोमवार को देश भर के एम्स में स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। हमने भी, हमारे मंत्रालय ने भी, और जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है उसमें हमारे जो सहयोगी मंत्री हैं मंडाविया जी, उन्होंने भी एक तरफ तो उन सब कंपनियों के साथ मीटिंग की है बहुत विस्तार से जो रेमडेसिविर का प्रोडक्शन करती हैं, उनको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ को एनहेंस करने के लिए कहा गया है और उन्होंने उस दिशा में बहुत तेज़ी से काम शुरू किया है। दूसरी तरफ भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर के माध्यम से सारे देश के स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स को सख्त इंस्ट्रक्शन की गई है कि रेमडेसिविर के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई अगर होर्डिंग कर रहा है या कोई भी ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, काला बाजारी कर रहा है, पेशेंट को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो उसके खिलाफ जितनी भी सख्त से सख्त सज़ा है वो उसको देनी चाहिए। देश भर में कोविड से बचाव के लिए 11 करोड़ 72 लाख से ज्यादा टीके की खुराक दी जा चुकी है। गुरुवार को 24 घंटे में 27 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण के 90 दिन 39,280 सत्रों में 21,70,000 से ज्यादा पहली डोज, जबकि 5,60,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई। अब तक 90,82,999 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना की पहली खुराक और 56,34,634 स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है। वहीं फ्रंटलाइन कर्मियों की बात करें तो अब तक 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा कर्मियों को पहली डोज और 51,52,000 से ज्यादा कर्मियों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। 60 साल से ज्यादा उम्र वाले नागरिकों को अब तक 4 करोड़ 42 लाख से ज्यादा कोरोना की पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि 30,97,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जा चुकी है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण में से जो हालात हैं वो चिंताजनक बने हुए हैं। 10 राज्यों महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल राज्यों में 79% से अधिक नए सक्रिय मामले हैं, जो कि इन्हीं 10 राज्यों से हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 2,17,353 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान संक्रमण के कारण और 1,185 लोगों की मौत हुई है। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान 1,18,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए। देश में इस समय सक्रिय मामले 15,69,000 से अधिक हैं। राज्यों की बात करें, 5 राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और महाराष्ट्र में हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। अकेले महाराष्ट्र में 61,652 एक्टिव केस सामने आए। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 22,339, दिल्ली में 16,699, छत्तीसगढ़ में 15,256 और कर्नाटक में 14,738 नए सक्रिय मामले आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 349 लोगों की मौत हुई। वहीं छत्तीसगढ़ में 135, दिल्ली में 112 लोगों की मौत हुई। 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। इनमें लद्दाख और पूर्वोत्तर के राज्य शामिल हैं। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कई राज्यों ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। दिल्ली सरकार ने आज से वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है, तो उत्तर प्रदेश ने 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाकर रात 8 से सुबह 7 बजे तक कर दिया है। महाराष्ट्र में पहले से ही 15 दिनों की पाबंदियां चल रही हैं। दिल्ली में आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि जरूरी सेवाओं को इसमें छूट दी गई है। भारत सरकार, दिल्ली सरकार, न्यायिक सेवा से जुड़े अधिकारी, कर्मचारियों को आने जाने की छूट होगी। स्वास्थ्य, अग्निशमन, पुलिस, परिवहन विभाग, बिजली, पानी, सफाई, गैस आपूर्ति से जुड़े लोग वीकेंड कर्फ्यू में उन्हें फिलहाल अलग रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से जुड़े कर्मचारी को भी वीकेंड कर्फ्यू से रियायत होगी। गर्भवती महिलाओं, मरीजों को कर्फ्यू में छूट होगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे से आने जाने वालों के लिए टिकट ही पास माना जाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन की घोषणा की गई। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश ने 2000 से अधिक सक्रिय केस वाले 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाकर रात 8 से लेकर सुबह 7 बजे तक कर दिया है।
पंजाब सरकार ने राज्य भर में 30 अप्रैल तक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है और राजनीतिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। राजस्थान में सप्ताहांत कर्फ्यू आज शाम 6 बजे से शुरू होगा और रविवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। सभी शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान और पुस्तकालय भी 16 से 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। कर्नाटक में बंगलुरु, मैसूरू, मंगलुरु, कलबुर्गी, बीदर, तुमकुरू और उडुपी, मणिपाल में 20 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगाया गया है। बंगलुरु में स्विमिंग पूल, जिम, पार्टी हॉल अस्थायी तौर पर बंद रखे गए हैं। उड़ीसा सरकार ने छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे 10 जिलों में 6 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। कई जिलों के शहरी क्षेत्रों में रात के कर्फ्यू के अलावा सप्ताहांत का बंद रखा जाएगा। इसके अलावा हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए अलग अलग स्तर की पाबंदियां लागू की गई हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने चुनाव प्रचार को लेकर नए नियम जारी किए हैं। इसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाकी बचे 3 चरणों के लिए यानी कि 6 से 8 चरण के चुनाव के लिए साइलेंट पीरियड अब 72 घंटे का होगा। यानी कि राजनीतिक दलों को छठे, 7वें और 8वें चरण की वोटिंग से 72 घंटे पहले प्रचार अभियान खत्म करना होगा। चुनाव आयोग ने जनसभाओं के आयोजकों के लिए भी निर्देश जारी किया है। आयोग ने कहा है कि चुनावी रैलियों में शामिल होने वाले हर एक व्यक्ति को मास्क और सैनिटाइजर दिया जाए और ये जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। राजनीतिक दलों को स्टार कैंपेनर अपने समर्थकों को मास्क पहनने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए कहेंगे। इसके अलावा शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे के बीच किसी भी तरह के नुक्कड़ नाटक, रैली, पब्लिक मीटिंग की इजाजत नहीं होगी। चुनाव आयोग के निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए कल मतदान होगा। कड़ी सुरक्षा के बीच कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। 5वें चरण में पश्चिम बंगाल के 6 जिलों की 45 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। इनमें उत्तरी परगना पार्ट 1, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, पूर्वी बर्धमान पार्ट 1 और जलपाईगुड़ी शामिल है। 5वें चरण के चुनाव में 319 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें 39 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। मतदान में 1,12,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। वोटिंग के लिए 15,780 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक सुरक्षा का बंदोबस्त किया है और केंद्रीय और राज्य बलों को इसके लिए तैनात किया गया है, जिसमें केंद्रीय बलों की 853 कंपनियां तैनात की गई हैं। इस चरण में पिछले चरण के मुकाबले अधिक सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। इससे पहले चौथे चरण में 44 सीटों के लिए मतदान के लिए 789 कंपनियों को तैनात किया गया है। और पश्चिम बंगाल में बाकी बचे 3 चरणों के लिए सभी दलों के जो नेता हैं वो ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और इसी के साथ टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी समेत कई नेताओं के चुनावी कार्यक्रम हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई चुनावी रैलियां और रोड शो में वो शामिल हुए, मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुटे रहे। खरदा और तहता विधानसभा में रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी मतवा, नाम, शूद्र और ऐसे समुदायों को नागरिकता देगी। नागरिकता पाने वाले शरणार्थियों के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 100 करोड़ का फंड बनाया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि मतवा और नाम शूद्र परिवार यहां 50-70 सालों से रह रहे हैं। 3 पीढ़ियों से लेकर ममता बनर्जी कहती हैं कि उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। साथ ही उन्होंने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अवैध आवर्जकों को छोड़िए, सीमा पार से एक परिंदे को भी बंगाल की सीमा में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। ना तो टीएमसी, ना वाम दल और ना ही कांग्रेस, सिर्फ बीजेपी ही घुसपैठ रोक सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के डीएनए वाले बयान पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल में एक पर्यटक नेता आए हैं जो कि हमारे डीएनए पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी का डीएनए विकास, राष्ट्रवाद और आत्मनिर्भर भारत है। और इसके अलावा अमित शाह ने कृष्णनगर और बैरकपुर विधानसभा सीट पर रोड शो किया। कृष्णनगर में उन्होंने सदर अस्पताल से शुरू होकर नगरपालिका कृष्णनगर तक रोड शो किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इसके बाद से उन्होंने बैरकपुर में मस्जिद मोड़, बारासात रोड से शुरू होकर अमला सिनेमा में समाप्त हुआ। रोड शो के दौरान सड़क के दोनों ओर लोग उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। अमित शाह ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दमदम उत्तर गलसी विधानसभा में रोड शो किया, जिसमें हजारों की संख्या में समर्थक जो हैं वो शामिल हुए। केतुग्राम के पचांडी प्लेग्राउंड में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर केंद्र की योजनाओं का सीधा फायदा राज्य के लोगों को मिलेगा। वहीं बीजेपी अध्यक्ष ने ममता सरकार को आड़े हाथ लिया। जेपी नड्डा ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ममता बनर्जी मां, माटी और मानुष की बात करती थीं, लेकिन 10 साल में हमने ये देखा है कि ना मां की चिंता हुई, ना माटी की रक्षा हुई और ना ही मानुष की रक्षा हुई। तृणमूल प्रमुख और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने भी आज 4 जनसभाएं की हैं। उन्होंने नदिया में 2 और नॉर्थ 24 परगना जिले में जगद्दल नोआपारा में जनसभा की। नदिया की रैली में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से आग्रह करूंगी कि कोविड-19 के प्रसार पर रोक लगाने के लिए वो बीजेपी के प्रचार की खातिर बाहर से लोगों को लाने पर रोक लगाए। अपनी चोट का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी उन्हें प्रचार करने से रोकना चाहती थी, लेकिन उन्होंने इस चुनौती को गलत साबित किया। साथ ही ममता ने राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर का मुद्दा भी उठाया। 10 राज्यों की 13 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर कल उपचुनाव होगा। आंध्र प्रदेश की तिरुपति और कर्नाटक की बेलगाम लोकसभा सीट के लिए भी कल वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने इस सभी सीटों के लिए शांतिपूर्ण और सुचारू मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। राजस्थान विधानसभा की 3, कर्नाटक में 2, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड की 1-1 विधानसभा सीट के लिए शनिवार को उपचुनाव होगा। विधानसभा की 13 सीटों के लिए कुल 161 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। नागालैंड में नोकसेन विधानसभा सीट के लिए एच चुबा चांग निर्विरोध चुन लिए गए हैं। और अब कुछ और खबरों पर अहम नजर। पीएनबी घोटाला मामले के मुख्य आरोपी और भगौड़े कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को ब्रिटेन की सरकार ने मंजूरी दे दी है। सीबीआई के एक अधिकारी के मुताबिक ब्रिटेन की होम मिनिस्टर प्रीति पटेल ने नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित किए जाने के फैसले पर आज हस्ताक्षर किए। इससे पहले 25 फरवरी को लंदन की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण पर सहमति जताई थी और उसकी सभी दलीलों को खारिज करते हुए कहा था कि उसका भारत की जेल में ख्याल रखा जाएगा। नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चौकसी के खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के लोन धोखाधड़ी का आरोप है। पीएनबी बैंक के साथ ये धोखाधड़ी गारंटी पत्र के जरिए की गई। नीरव मोदी के बैंक घोटाले के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भी मामले दर्ज किए गए हैं, जिनकी जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय कर रहे हैं। भारत से फरार होने के बाद ही सरकार ने नीरव मोदी को प्रत्यर्पित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह कहा है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी के साथ विदेशी लड़ाकों की भी वापसी होनी चाहिए। वे आज विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर्स रिसर्च फाउंडेशन के संयुक्त पहल पर आयोजित रायसीना डायलॉग में जंक्शन काबुल रोड टू पीस पर आयोजित कार्यक्रम में चर्चा में हिस्सा ले रहे थे। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में इसके पड़ोसी काफी नकारात्मक भूमिका निभाई है और अब समय आ गया है कि अफगानिस्तानियों को उनके हिसाब से अपना भविष्य तय करने का मौका मिले। भारतीय किसानों और देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर है। साल भी मानसून से होने वाली बारिश सामान्य रहेगी। मौसम विभाग की तरफ से जारी अनुमान के मुताबिक इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली बारिश अपनी लंबी अवधि के औसत का 98% रहेगी। मौसम विभाग की तरफ से जारी चित्र के मुताबिक जून से सितंबर के दौरान केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात के तटवर्ती इलाकों, राजस्थान के पूर्वी इलाकों, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है, जबकि तमिलनाडु के अधिकतर इलाकों, मध्य गुजरात, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों, आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में सामान्य बारिश की संभावना है। हालांकि लद्दाख, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा के अधिकतर इलाकों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे कोविड अपील। कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। करता है कि आप कोई भी कोताही ना बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, अपने हाथों को बार बार धोएं। नमस्कार। Audio Jungle.
Audio Jungle.